जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी एग्ज़ाम से पहले पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, इससे साथियों आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो कि शरीर का ताप नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये क्या करता है तो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पीयूष ग्रंथि ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन क्या है। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। और साथियों आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास को दोपहर 3 बजे अटेंड करेंगे, यानी कि क्लास का टाइमिंग जो है दोपहर 3 बजे से है। तो इंसुलिन क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखिएगा मधुमेह बीमारी। मधुमेह बीमारी जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है, ये इंसुलिन के अल्पस्रावन से होता है। और विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। चलिए आंसर बताइए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इसका सही जवाब है बिस्मार्क का संबंध नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट ये किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर है 1929 में आरंभ हुआ था। याद कर लीजिए 1929 में क्या हुआ था, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आंसर बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है 1920 में हुआ था। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है 1920 में। देखिए 1920 में और क्या हुआ था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1920 में। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, सिर्फ राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ पूछे तो उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, लेकिन राष्ट्र संघ पूछे तो स्थापना 1920 में हुआ था। 1881 में क्या हुआ था, तो भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना हुआ था 1881 में। किसके समय में, तो लॉर्ड रिपन के समय में। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। 1885 में क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके समय में, तो लॉर्ड डफरिन के समय में। आगे देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। और देखिए साथियों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन होगा।
तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसके समय में हुआ था? तो करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? सही आंसर है, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पर? ओडिशा राज्य में। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र पूछे, ये तारापुर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नरौरा पूछा जाता है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। कैगा पूछे, कर्नाटक में है। कलपक्कम कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? चलिए आगे देखिए, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताइए, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो साथियों, खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब देखिए, मध्य प्रदेश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश से एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल। और भोपाल में एक दुर्घटना घटी थी जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब घटी थी? तो 3 दिसंबर 1984 में। इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी घटना में। इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो प्रसिद्ध महाबोधि का मंदिर है कहाँ पर है? बोध गया में है। और इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अशोक ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अशोक ने। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। पूछा जाता, याद रखिएगा, बिंदुसार। देखिए, एक है बिंबिसार, बिंबिसार नहीं होगा, बिंदुसार होगा। ये जो बिंबिसार है, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। लेकिन अशोक के पिता के नाम क्या था? तो अशोक का जो पिता था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पिता था चंद्रगुप्त मौर्य था। राष्ट्रसंघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था राष्ट्रसंघ के बारे में। तो साथियों, राष्ट्रसंघ जो है ये वर्साय की संधि के द्वारा बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। और वर्साय की संधि कब होती है? तो 1920 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी एक खाद्य फसल नहीं है? तो देखिए, गेहूं को हम खाते हैं, चावल भी खाते हैं, मक्का भी, लेकिन कपास ये खाद्य फसल नहीं है, ये रेशेदार फसल है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। और इस काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा।
इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार पूछे किन किन राज्यों में है, तो इसका सबसे अधिक विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। नाम क्या है? दिवाकर स्टडी IQ। तो साथियों, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी में। तो सही कर लीजिए, 1600 होगा, एक भी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन गलत है, आंसर क्या होगा? 1600 ईस्वी में। G77 की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। G77 की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है 1964 में G77 की स्थापना होती है। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है गंगा नदी। तो आपसे पूछे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए, जनगणना 2011 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम से पहले आपको इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग शाम 7:30 बजे की क्लास में क्या करेंगे? इसी टॉपिक को कवर करेंगे, जनगणना 2011। तो आप लोग इस क्लास को देख लीजिएगा, ये आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? अगर हम 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो इसमें 1106 व्यक्ति रहते हैं। इसी को कहा जाता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व अधिक कहाँ पर है? तो बिहार में है। और सबसे कम कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, 17 के लिए आंसर बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो भी बच्चे 33 बता रहे हैं उनका गलत है। 33 अब नहीं होगा, अब होगा 34, यानी कि 33 न्यायाधीश है और इसमें एक क्या है? चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश है। तो वर्तमान में टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 क्या है? न्यायाधीशों की संख्या है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें यानी सुप्रीम कोर्ट, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है भारत में पहली बार। तो कब हुई थी? तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट था। यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, 1773 का एक क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। इसी के तहत भारत में पहली बार कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्फे। इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, एलिजा एम्फे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है। चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा।
तो राणा प्रताप सागर बांध जो है याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसी देश में पॉसिबल है जो देश छोटा है, यानी कि जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है वहीं पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है। तो भारत में तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत जो है विश्व में अभी नंबर 1 पर है जनसंख्या में। फ्रांस भी नहीं होगा, बड़ा देश है। ब्रिटेन भी बड़ा देश है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिए स्विट्जरलैंड क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, स्विट्जरलैंड में। संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। इसे अभी याद कर लेना है। पहले संथाली कौन थे जिसे अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? यानी कि पहले संथाली कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है तिलका मांझी। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन मिलता है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर से स्टार्ट होता है पंचायती राज। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959। डेट को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो काफी आसान क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 24 नंबर के लिए आंसर बताइए आप सभी। और साथियों, बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट। तो इसका जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लंदन में स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? सही आंसर है दायां अलिंद। याद रखिएगा, फेफड़ों में रक्त कौन पहुंचाता है? तो दायां अलिंद पहुंचाता है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, श्वेत रक्त कण यानी WBC। ये क्या करता है? जीवाणु से रक्षा करता है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? तो साथियों, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है, ये लगभग 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये लगभग 21% के आसपास है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो साथियों, ये है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए मानव शरीर को प्रतिदिन याद रखिएगा 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है। आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी लाइक करें और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।